भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। और प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की भी राय चाहते हैं तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या है खास। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी को सहारा मिल रहा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आ रही तेजी का। इस साल ऑफिस स्पेस की खपत बढ़ेगी, सर्वेक्षणों का अनुमान। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और चेन्नई में नए प्रोजेक्ट्स की किस्मत सड़कों पर टिकी। रियल एस्टेट पर मंडराते काले बादल अभी पूरी तरह से छटे नहीं हैं, लेकिन कहीं से एक उम्मीद की किरण तो जरूर नजर आ रही है और वो है कमर्शियल स्पेस की मांग में इजाफा। ऐसी खबर है कि जल्द ही ऑफिस स्पेस की मांग बहुत बढ़ने वाली है। साथ ही इन खबरों को सहारा मिला है वित्त मंत्री के कथन का कि रियल एस्टेट सेक्टर की आर्थिक हालत भी कुछ बेहतर हुई है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये दौर हालांकि बहुत खराब रहा है, लेकिन कमर्शियल रियल्टी मंदी के इस माहौल में भी उम्मीद जगाए रही। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने हाल में कहा कि कमर्शियल रियल्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इस बयान से उम्मीद बंधी है कि बाजार के हालात बेहतर होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के एनपीएज में कमी आई है। कमर्शियल रियल एस्टेट सर्विसिंग फर्म सीबीआरई ने एक सर्वे किया जिसमें पता चला है कि 2013 की पहली छमाही में 16% की अच्छी बढ़त हुई। मुंबई, एनसीआर, पुणे और बेंगलुरु जैसी प्राइम ऑफिस स्पेस में इस दौरान 2 करोड़ वर्ग फुट का इजाफा हुआ। 2014 में इसकी मांग 8 से 9% तक बढ़ सकती है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक 3 करोड़ 60 लाख वर्ग फुट की ऑफिस स्पेस बिक जाएगी। बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां भी 2014 में होने वाले बेहतर कारोबार और आमदनी की उम्मीदों से खुश है। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और हम ये ग्रोथ रेजिडेंशियल से अब कमर्शियल सेक्टर के अंदर आती हुई देखते हैं अगले 1 से 2 साल के अंदर। कमर्शियल रियल्टी में उछाल की वजह सिर्फ यही नहीं कि ज्यादा ऑफिस स्पेस बिक रही है। मंदी के बादल छाए होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रांड्स, उस पर रिटेलर्स की तरफ से मांग 2013 में बढ़ती ही रही। आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। 2013 में कुल संगठित खुदरा सप्लाई 47 लाख वर्ग फुट थी। 2012 में ये 25 लाख वर्ग फुट थी, यानी साल दर साल के हिसाब से इसमें 78% का इजाफा हुआ है। ज्यादातर सप्लाई टियर 2 शहरों में है। आसार है कि एनसीआर और मुंबई के मुख्य इलाकों में इस बार प्रॉपर्टी बाजार में चमक आएगी। कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी इकोनॉमी का। हमारी इकोनॉमी अब सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा रही है। एग्रीकल्चर से, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस इंडस्ट्री का काम जो है वो शहरों में है, ऑफिसेज में है उनका, और इसलिए कमर्शियल रियल एस्टेट जो है बहुत बेसिक एनेबलर है उस सर्विस इंडस्ट्री का। सो जॉब क्रिएशन जो है वो सारी सर्विस इंडस्ट्री में है और वो सब सर्विस इंडस्ट्री कमर्शियल रियल एस्टेट ऑक्यूपाई करती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर इस कंट्री को आगे बढ़ना है और हमारी ग्रोथ, जीडीपी को ग्रो करना है, कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। पिछली कुछ तिमाहियों में कमर्शियल रियल्टी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन बिल्डर और जानकार दोनों को इस बात का भरोसा है कि मजबूत रिटेल सेक्टर और आईटीईएस, बैंकिंग जैसे सेक्टरों में विकास के बल पर बढ़ती ऑफिस स्पेस की मांग के सहारे इस सेक्टर में तेजी आएगी। राधिका शर्खेल के साथ ओनितम ओझा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो चलिए अब और चर्चा करते हैं इस विषय पर। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल इस समय है, प्रेसिडेंट फाइनेंस सत्य डेवलपर्स। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्री शशांक जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और लीडर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन सर्विसेज
PwC। तो आप दोनों से मैं अहम सवाल पूछूंगा। सबसे पहले दिनेश आप बताइए, हमने बात की कमर्शियल रियल एस्टेट में एसेट क्वालिटी की। यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर के आता है वो ये है कि क्या बैंक्स और जो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनकी तरफ से क्या कमर्शियल रियल एस्टेट को अब फाइनेंस मिलने लगा है? क्योंकि पिछले 2 साल में हमने यही देखा कि जब लेंडिंग की बारी आती थी तो बैंक्स बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए थे कमर्शियल रियल एस्टेट को पैसा लेंड करने में। क्या अब स्थिति बदल रही है? स्थिति धीरे से बदलेगी। जैसे कंजम्पशन जिस हिसाब से बढ़ता जाएगा, लोगों में उतनी कॉन्फिडेंस आता जाएगा रियल एस्टेट के, कमर्शियल रियल एस्टेट को लेंड करने के लिए। उसके अलावा दूसरे पैरामीटर्स अब आ रहे हैं मार्केट में लेंडिंग के हिसाब से। रीट का एक चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें कि रीट अगर ले आएंगे तो वो अल्टरनेटिव वे मेथड ऑफ फंडिंग हो जाएगी। तो जहां अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फंडिंग आ जाती है तो बैंक फाइनेंस पे निर्भरता कम हो जाती है। आपको क्या लगता है शशांक, ऑफिस स्पेस को लेकर जिस तरह के प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं कि इतना अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी, इस तरह के अगर प्रोजेक्शंस को हम माने तो क्या वाकई में अब कमर्शियल और ऑफिस स्पेस ही रियल एस्टेट के सेक्टर को थोड़ा सा आगे पुश देगा? देखिए, इसमें 2-3 चीजों का हमें चर्चा करनी पड़ेगी। पहली बात, हम कह रहे हैं कि रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें थोड़ा उछाल आया है और उससे थोड़ी सी उम्मीद जगी है। उसका एक कारण ये है, पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देखें यूएस इकोनॉमी में सबको थोड़ा होप है कि वो इम्प्रूव हो रहा है। उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर पे होता है। पिछले 1.5-2 साल में जो रुपए में गिरावट आई है उससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी कंपनीज को बहुत फायदा हुआ है। तो सबने अपने प्लान्स इम्प्रूव करे हैं और इलेक्शंस के बाद आम राय यही है कि इकोनॉमी में तेजी आएगी, थोड़ी संभाल आएगा जो आगे और हेल्प करेगा। तो ये देखते हुए सारी कंपनियों ने अपने अपने प्लान्स पॉजिटिवली फर्म अप करे हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा सेक्टर है कि आपको 6 से 12 महीने पहले आपको स्पेस लॉक इन करनी पड़ती है। तो जो आज से 6 महीने बाद या 9 महीने बाद आप ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं स्पेस, उसके लिए आप आज से ही बात करनी शुरू कर देते हैं। उससे सारा सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ है और ये तेजी का एक मेन कारण है जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इतने सालों से जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे, स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट के, आज हम देख रहे हैं वो काफी सप्लाई मार्केट में आने वाली है अगले 1 से 2 सालों में। सो उतना ही एग्रेशन डेवलपर भी दिखा रहे हैं उस सप्लाई को मार्केट में लाने का और लीज आउट करने का, जो उनको लिक्विडिटी देगा। दिनेश ने बात करी, बिल्कुल सही बात करी, फाइनेंसिंग चैनल के हिसाब से जैसे जैसे ये एसेट कंप्लीट हो जाएंगे, लीज आउट हो जाएंगे, एलआरडी लीज रेंटल डिस्काउंटिंग के जरिए लोन आसानी से जनरेट हो जाता है, जिससे वो साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। तो ओवरऑल इन सब चीजों पहलुओं को देखते हुए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस सेक्टर को लेकर। जी, यहाँ पर 2 अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला है अब्जॉर्प्शन का, जो कि खपत भी कह सकते हैं, और दूसरा है रेंटल यील्ड्स का। तो दिनेश आप बताइए, ये दोनों पहलू किस प्रकार उभर कर आ रहे हैं? क्या अब्जॉर्प्शन उतनी ही तेजी से हो रहा है जितनी तेजी से मार्केट में सप्लाई आ रही है? और दूसरी बात, जो रेंटल यील्ड्स हैं, जो आप यील्ड्स की बात करते हैं, क्या वो भी आगे जाके उसमें सुधार होगा? एब्जॉर्प्शन की जहां तक बात है, जैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी, हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ जितना भी काम हुआ है पहले या जो काम एक्सपेक्टेड है, ग्रोथ विल इम्प्रूव। तो ग्रोथ आने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। दूसरी चीज है, अपने को सब आरबीआई नए बैंक्स लेकर आने वाली है। जो भी नए लाइसेंस आएंगे ऑटोमेटिकली वहां पे कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट चाहिएगा उनको, ब्रांचेस बनाने के लिए, अपने ऑफिसेस बनाने के लिए। उस हिसाब से एब्जॉर्प्शन काफी होने वाला है। एब्जॉर्प्शन जैसे होगा, नए एरियाज खुल जाएंगे जहां पे आज के दिन लीज होना मुश्किल हो रहा है, वहां पे वो ऑफिस एरियाज एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में जो पुरानी लीजेस हैं जो आज ड्यू हो रही हैं रिन्यूअल के लिए, उनकी वजह से भी काफी डिफरेंट मार्केट सिनेरियो हो जाएगा। उसकी वजह से सारे लीज रेंटल्स रिवाइज हो जाएंगे, सारा मार्केट रिवैल्यू हो जाएगा। जी, तो शशांक, लीज और रेंटल्स का आना तो अलग हो जाता है, लेकिन अगर बात करें कि नए मार्केट्स जो जैसे ये खुल रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि जो 7 बड़े शहर हैं, सिर्फ उनके बारे में ज्यादा बात की जा रही कि वहां पे ज्यादा अब्जॉर्प्शन देखा जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि टियर 2 सिटीज जो हैं वहां पे भी क्या अब कमर्शियल स्पेस और ऑफिस स्पेस को कोई बढ़त देखने को मिलेगी? देखिए, उसमें एक वो एक अहम मुद्दा है, और वो इसलिए है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें हिंदुस्तान में रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसने ओवरऑल इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट लाई है, लेकिन वो सिर्फ 7 बड़े शहरों में ही सीमित इसलिए रह गया है क्योंकि अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाकी शहरों में उतनी नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफ अ लार्ज साइज। उस बड़े 1 मिलियन आधा मिलियन स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें एक एसेट की, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, जो रोड चाहिए, जो कनेक्टिविटी चाहिए, जो वहाँ एम्प्लॉय रहेंगे उनकी सिक्योरिटी वगैरह का चाहिए, वो आज इंफ्रास्ट्रक्चर टियर 2 शहरों में अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हुआ है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड यही रहा है कि मेन शहर के आसपास एंसिलरी इलाकों में पहले बढ़ावा हुआ है रियल एस्टेट का, उसके बाद डेवलपर सोचेंगे टियर 2 टियर 3 शहरों में जाने का। अगर आज आप देखें, अगर मैं कह सकता हूं कि जो सप्लाई मार्केट में आने वाली है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन सप्लाई है 80-90% आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो इन्हीं 7-8 शहरों के बीच में ही होगी। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा बाकी शहरों में, जब तक रिहायशी रेजिडेंशियल सेक्टर पॉसिबल नहीं होगा, तब तक कमर्शियल रियल एस्टेट का डेवलप होना भी बाकी शहरों में थोड़ा मुश्किल ही लगता है। जी शशांक, ये बताइए कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट की जो बात की जा रही है, डिस्कशन पेपर अभी अपलोड कर दिया गया है लेकिन अभी अप्रूवल नहीं आया, और अप्रूवल शायद अब अगली सरकार बनने के बाद ही आएगा। यदि रीट आता है मार्केट में तो कितना एक तरह से फंडिंग खुल जाएगा, क्योंकि दिनेश ने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑल्टरनेट फंडिंग भी बहुत तेजी से आ रहा है सामने, तो अगर रीट आता है तो इससे किस प्रकार का फायदा होगा और कितना फंडिंग हम देख सकते हैं मार्केट में आने का? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो अगर आप बात करें कि कितनी फंडिंग खुल जाएगी, रीट का एसेंशियल नेचर है कि जो भी रियल एस्टेट एसेट है वो एक स्टेबल रेंट यील्डिंग एसेट होना चाहिए। तो एसेंशियली रीट के अंदर वही एसेट आ पाएंगे जो कंप्लीट हो गए हैं और लीज आउट हो गए हैं या लीज आउट होने वाले हैं, जिससे एक हर महीने हर क्वार्टर सालाना एक स्टेबल यील्ड आ रही है। सो सबसे पहली बात यह है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स में रीट के डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होंगे, इनडायरेक्ट बेनिफिट होंगे, मैं उसके भी आपको बताता हूं। दूसरा ये है कि जो रीट में लिस्टिंग होगी उसमें 2 तरह के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो डेवलपर कम्युनिटी खुद है, उसके लिए जो अभी रीट गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट्स वगैरह जो डिफाइन करी गई हैं उसमें बहुत कम डेवलपर क्वालिफाई कर पाएंगे और बहुत कम एग्रीगेट स्पेस जो आज अवेलेबल है वो क्वालिफाई कर पाएगी। तो दूसरा टाइप का इन्वेस्टर होगा जो हमारे सोवरेन वेल्थ फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं। उसमें काफी फंड्स पिछले 2 साल से एक्टिव हैं इस स्पेस में, इसी उम्मीद में और एक ये रीट एक बहुत बड़ा कारण है उनका इस स्पेस में एक्टिव होने का, कि वो एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं इस एक आशा से कि रीट आज नहीं तो कल इन्वेस्टर फ्रेंडली वे में हिंदुस्तान में आएगा, जिससे प्राइवेट इक्विटी फंड्स एक तरह से एग्जिट पा पाएंगे। एक बारी प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने एसेट खरीद लिया तो वो डेवलपर के पास पैसा आता है, वो पैसा देन डेवलपर अपने अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट में इस्तेमाल कर सकता है, तो उसका डेफिनेटली इनडायरेक्ट बेनिफिट जरूर होगा डेवलपर जी। तो दिनेश, यहाँ आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि पिछले साल हमने एक ट्रेंड सा देखा था कि कई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो आ रहे थे उनको उनसे ज्यादा रेजिडेंशियल को फेवर किया जा रहा था और कई कन्वर्ट भी हो रहे थे। तो क्या अब आखिरकार कमर्शियल के लिए एक जिसे कहते हैं कि नई जिंदगी दोबारा आ गई है? बिल्कुल, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कमर्शियल अब आगे कमर्शियल काफी अच्छी रिटर्न देकर जाएगा सबको, तो बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन। चलिए आशा यही करते हैं कि कमर्शियल जो अब जिस तरह की हम लोग तेजी देखने की बात कर रहे हैं कमर्शियल रियल एस्टेट में, उससे सिर्फ कमर्शियल स्पेस को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे रेजिडेंशियल
पूरे के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा पहुंचे। आप दोनों स्टूडियो में आए, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।